अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 3 सही आदात इसे समझेंगे। तो इसके लिए कुछ बुनियादी बातें मैं आपको बताता हूँ आदात के ताल्लुक से। सबसे पहले हम देखते हैं तबई आदात। तबई आदात को किसे कहते हैं? तो तबई आदात बहुत ही आसान है याद रखने का तरीका। तबई आदात गिनती के आदात को कहते हैं। गिनती के आदात किसे कहेंगे? जब हम कोई भी चीज गिनते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5। तो ये आदात कौन से आदात हुए? गिनती के आदात हुए। तो गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। तो यहाँ मैं ये तबई आदात बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे तक आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहाँ तक पढ़ सकते हैं आप तबई आदात? 1000, लेकिन 1 मिला दो तो 1001 हो जाएगा। लाख, 1 मिला देंगे तो 1,00,001 हो जाएगा। तो हम एक एक मिलाते चल जाएंगे, तबई आदात बनते चले जाएंगे। यानी तबई आदात कभी भी खत्म नहीं होते, यानी तबई आदात लामहदूद होते हैं। गिनती कभी खत्म होती है क्या? गिनती कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए हम तबई अदद का सबसे छोटा अदद तो बता सकते हैं। सबसे छोटा अदद कौन सा है तबई अदद का? 1 है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा तबई अदद हम बता नहीं सकते, क्योंकि तबई आदात लामहदूद होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम मुकम्मिल आदात। तो मुकम्मिल आदात में हम सिफर को भी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मुकम्मिल आदात लिख रहा हूं मैं। सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह आगे तक हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखें कि मुकम्मिल आदात सिफर से शुरू होते हैं। तो सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर होगा। और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद कौन सा होगा? तो ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि मुकम्मिल आदात भी लामहदूद होते हैं। इसलिए सबसे छोटा मुकम्मिल अदद सिफर और सबसे बड़ा मुकम्मिल अदद हम बता नहीं सकते। अब हम देखेंगे सही आदात किसे कहते हैं। तो सही आदात में तबई आदात भी आते हैं, मुकम्मिल आदात भी आते हैं, और आदात के मुतजाद आदात भी आते हैं। मुतजाद आदात किसे कहते हैं? अददों की जिद। अददों की जिद बहुत ही आसान है। जैसे उर्दू में अल्फाजों की जिद लिखते हैं हम, जैसे दिन की जिद हो गई रात, इसी तरह अददों की भी जिद होती है। उसको इल्म रियाजी में मुतजाद आदात कहते हैं। अब ये जिद कैसी होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6, इन आदात को मुस्बत आदात कहते हैं। और इन्हीं आदात के पहले मनफी लगाने से, इन्हें तफरीक का जो निशान रहता है, जब उसको जोड़कर मनफी पढ़ते हैं हम, -1 -2 -3, तो ये उसके मुतजाद आदात होते हैं। यानी मुस्बत 1 -1, मुस्बत 2 -2, मुस्बत 3 -3। आसान है। तो ये मुतजाद आदात होते हैं। तो इन्हीं से मिलकर सही आदात बनते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सिफर। सिफर के दाईं जानिब मुस्बत आदात होते हैं। मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5। और सिफर के बाईं जानिब मनफी आदात होते हैं, मनफी सही आदात होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह। अब सही आदात में दोनों तरफ के आदात, मुस्बत आदात और मनफी आदात, दोनों तरफ के आदात लामहदूद होते हैं। यानी आप जहाँ तक पढ़ते जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे, यानी कभी खत्म नहीं होंगे। तो सही आदात दोनों तरफ से लामहदूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सही अदद सबसे छोटा कौन सा है ये भी हम बता नहीं सकते, सबसे बड़ा कौन सा है ये भी हम बता नहीं सकते। तो मुस्बत आदात को जाहिर करने के लिए हम मुस्बत अलामत लगाते हैं। अब मनफी आदात को जाहिर करने के लिए मनफी अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और सिफर ना तो मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है, इसलिए उसके साथ में कोई अलामत नहीं होती। तो याद रखिए, सिफर के दाईं जानिब मुस्बत सही आदात होते हैं और सिफर के बाईं जानिब मनफी सही आदात होते हैं। और इसी मजमुए को मुस्बत सही आदात, सिफर और मनफी सही आदात, इन्हीं आदात के मजमुए को सही आदात कहते हैं। आज हम सही आदात को अददी खत पर दिखाना सीखेंगे। आप तो जानते हैं सही आदात कौन से होते हैं। सही आदात में 0 होता है और मस्बत आदात होते हैं। मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5। इसी तरह मनफी आदात होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। ये सब मिलकर सही आदात बनते हैं। सही आदात लामहदूद होते हैं। इसमें हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा बता
बता नहीं सकते। अब इन्हें हमें अददी खत पर दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक खत बनाते हैं। तो इस तरह एक खत बना रहा हूं मैं। यह आपके सामने एक खत है। आप जानते हैं कि खत के दोनों सिरों पे तीर का निशान होता है। किस लिए होता है? क्योंकि खत दोनों सिरों से लामहदूद होता है और हमें जितने बड़े खत की जरूरत होती है हम उतना बनाते हैं, और लामहदूद होने की वजह से ये बताने के लिए कि वो लामहदूद है, इसके दोनों सिरों पर हम तीर का निशान लगाते हैं। हमारे सही आदाद भी लामहदूद होते हैं। अब हम सही आदाद लिखते वक्त दरमियान में सबसे पहले खत पर एक नुक्ता लेंगे इस तरह। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 0, क्योंकि हम सही आदाद 0 से लिखना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए 0 को इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं या मबदा भी कहा जाता है। इब्तिदाई नुक्ता या मबदा हम 0 को कहते हैं। अब यहाँ से खत के ऊपर हम मसावी फासलों पर नुक्ते लगाते हैं, निशान लगाते हैं इस तरह 1 2 3 4 5। इसी तरह 0 के बाईं जानिब भी हम मसावी फासलों पर निशान लगाएंगे। 0 के बाद में यहाँ एक नुक्ता, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इस तरह हमने अददी खत पर सबसे पहले 0 बनाए हैं और मसावी फासलों पर नुकात लगाए हैं। इन मसावी फासलों के नुकात जो होते हैं तो एक फासले को एक इकाई फासला कहते हैं, यानी कोई भी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का फासला एक इकाई फासला कहलाता है। अब हम इन मसावी फासलों के नीचे सही आदाद लिखेंगे। तो 0 के दाईं जानिब मस्बत सही आदाद होते हैं, इसलिए हम पहले निशान के नीचे लिखेंगे इस तरह मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5। इसी तरह हमने यहाँ से 5 तक ही लिखे हैं, आगे तक भी लिख सकते हैं। अब 0 के बाईं जानिब जो मसावी फासलों पर हमने नुकात लगाए हैं उसके नीचे हम मनफी सही आदाद लिखेंगे, क्योंकि 0 के बाईं जानिब कौन से आदाद होते हैं? मनफी सही आदाद होते हैं। इस तरह पहले निशान के नीचे हम -1, इस तरह -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ मैंने -6 तक निशानात लगाया हूँ। तो आप देखिए 0 को हम मबदा कहते हैं। 0 के दाईं जानिब मस्बत सही आदाद होते हैं और 0 के बाई जानिब मनफी सही आदाद होते हैं, और दोनों सिरे कैसे होते हैं? इसके खत के लामहदूद होते हैं और सही आदाद भी लामहदूद होते हैं। अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम इस अददी खत को खड़ा बनाकर समझते हैं। ये देखिए मैंने ये अददी खत खड़ा बनाया हूँ। यहाँ मैंने 0 लिया हूँ जिसे हम मबदा कहते हैं, और 0 के ऊपर मस्बत निशानात लगे हुए हैं, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5 इस तरह। और 0 के नीचे मनफी सही आदाद हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इसे समझिए कि आदाद छोटे बड़े कैसे पहचाने जाते हैं। हम जानते हैं कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो आदाद बढ़ते जाते हैं, यानी तो यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे हम तो आदाद क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, यानी बड़े होते जाएंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आदाद छोटे होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 0 से हम समझते हैं, 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं, यानी ऊपर जा रहे हैं तो आदाद बढ़ते जाते हैं। यानी जो मुस्बत की सिमत होती है तो मुस्बत की सिमत जब हम जाएंगे तो आदाद बढ़ते जाएंगे। और अब हम नीचे आ रहे हैं, मस्बत 5, मस्बत 4, मस्बत 3, मस्बत 2, मस्बत 1, तो क्या हो रहे हैं? आदाद छोटे होते जा रहे हैं। यानी अगर हम मनफी की सिमत में बढ़ते हैं, मनफी सही आदाद की सिमत में बढ़ते हैं तो आदाद छोटे होते जाते हैं, और मस्बत सही आदाद की तरफ बढ़ते हैं तो आदाद बड़े होते जाते हैं। आड़े खत में हम इस तरह कह सकते हैं कि खत के दाईं जानिब बढ़ेंगे तो आदाद बड़े होते जाएंगे, और खत के बाईं जानिब बढ़ेंगे तो आदाद छोटे होते जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आपको जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दर्जे हरारत गिना जाता है कि महाराष्ट्र में अभी कितने दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत यानी गर्मी। तो हम देखते हैं हमारे महाराष्ट्र में गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, खासतौर से मई और जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे मई
में हमारे वहाँ कैसा होता है, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तकरीबन 48 दर्जे सेल्सियस तक हमारे यहाँ दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तो ये मुस्बत 48 रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मुस्बत 48 किधर आता है, जीरो के ऊपर आता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत कम होता है, जैसे शिमला है, यहाँ पे सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है, 0 दर्जे से भी कम हो जाता है, -1 होता है, कभी -2, कभी -3, कभी -4, कभी -5, कभी -6 और कभी -7 तक के शिमला में जो है तो दर्जा हरारत रहता है। क्योंकि 0 से भी कम दर्जा हरारत होता है, इसलिए 0 से नीचे बताने के लिए हमें उतने ही अदद नीचे जाना पड़ता है मसावी फासलों के मुताबिक। 2 दर्जे से कम रहा तो हम मस्बत 1 दर्जे लिखेंगे, मस्बत 1 दर्जे से भी कम रहा तो हम 0 लिखेंगे, लेकिन 0 से कम रहा तो फिर हमको मनफी आदात का इस्तेमाल करना पड़ता है, -1, -2, -3 इस तरह। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें पहाड़ों की बुलंदी बताना है या ऊंचाई बताना है तो हम उसे मस्बत सही आदाद में बताएंगे। लेकिन अगर हमें समंदर के पानी की गहराई बताना है, निचला हिस्सा बताना है, कुएं की गहराई बताना है, तो हमें फिर, क्योंकि वो जमीन के निचले हिस्से को हम बता रहे हैं, तो हमें फिर मनफी सही आदात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे चंद बातें सीखे हैं कि अददी खत पे सबसे पहले हम 0 लिखते हैं, जिसको हम मब्दा या इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। 0 के दाएं जानिब मस्बत आदाद होते हैं, 0 के बाईं जानिब मनफी आदाद होते हैं, और खत के दाईं जानिब हम बढ़ेंगे तो अदद हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे, और खत के बाईं जानिब अगर हम जाएंगे तो आदाद छोटे होते चले जाएंगे। इसी तरह बुलंदी या ऊंचाई के लिए मस्बत आदाद का हम इस्तेमाल करते हैं। जमीन या समंदर की गहराई बताने के लिए हम मनफी आदाद का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दर्जे हरारत बताने के लिए भी हम मस्बत और मनफी आदाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम सही आदाद की जमा और तफरीक करना सीखेंगे। हम सही आदाद की जमा करना सीखेंगे। तो सही आदाद की जमा के 3 उसूल हैं। ये तीनों उसूल आप अच्छी तरह याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि सही आदाद की तफरीक के उसूल अलग होते हैं, ज़रब और तकसीम के उसूल अलग होते हैं। लेकिन आज हम जमा कर रहे हैं, इसके उसूल भी अलग हैं। तो जमा के उसूल आप याद रखिए कि सही आदाद की जमा के क्या उसूल होते हैं, और उसी के लिहाज से हमें यहाँ पर जमा करनी होती है। पहला उसूल तो ये है कि मस्बत आदाद की जमा मस्बत आती है। दूसरा भी उसूल आसान है, मनफी आदाद की जमा मनफी आती है। अब तीसरा उसूल जिसे समझना चाहिए आपको और अच्छी तरह याद रखना चाहिए, एक मनफी और एक मस्बत आदाद की जमा करते वक्त आदाद का फर्क निकाल कर बगैर अलामत वाले बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। ये हमारा तीसरा उसूल है। इसमें एक बात याद रखिए कि बगैर अलामत वाला बड़ा अदद क्यों इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, क्योंकि -2 और मस्बत 4 इसमें कौन सा अदद बड़ा होता है, मस्बत 4 बड़ा होता है और -2 छोटा होता है। अब बगैर अलामत वाले बोले तो इनकी अलामत को नजरअंदाज करके देखिए, 4 और 2 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 ये बगैर अलामत वाला अदद बड़ा है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूसरी मिसाल से आपको समझ में आएगा कि -6 और मुस्बत 2 इसमें कौन सा बड़ा अदद है। अददी खत पर -6 छोटा है और मुस्बत 2 बड़ा है, लेकिन बगैर अलामत के अगर हम देखें तो कौन सा बड़ा रहेगा, 6 रहेगा कि 2 रहेगा, तो बगैर अलामत वाला 6 बड़ा अदद है। तो इसलिए हमको अगर एक मनफी अदद और एक मस्बत अदद की जमा करनी हो तो हमको अलामत हटाकर सोचना पड़ता है कि कौन सा अदद बड़ा है, क्योंकि अलामत के हिसाब से बड़ा छोटा अलग आता है। इसलिए हम बगैर अलामत वाला बड़ा अदद देखते हैं और उसके साथ वाली जो अलामत होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम मिसाल में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अददी खत ले रहा हूँ। इस अददी खत पे आपको मब्दा 0 नजर आ रहा है। इसके दाईं जानिब मस्बत आदाद है, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5, मस्बत 6, मस्बत 7, मस्बत 8, यहाँ तक मैं लिया हूँ। इसके बाद दूसरी जानिब भी यानी बाईं जानिब भी, 0 के बाईं जानिब भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8
यहाँ तक मैंने आदाद लिया हूँ। इसमें एक खास बात याद रखिए, जब मुस्बत अदद जमा करना है तो मुस्बत की सिमत में जाना होगा, और जब मनफी अदद जमा करना हो तो मनफी की सिमत में जाना होगा। मतलब ये है कि मुस्बत और मनफी ये सिमत भी बताते हैं कि आपको किस तरफ के अदद जमा करना है, किस तरफ जाके कितनी इकाइयां जमा करना है। तो याद रखिए, मुस्बत अदद जमा कर रहे हैं तो मुस्बत अलामत की तरफ बढ़ेंगे आप, जो दाई जानिब है। अब मनफी अदद जमा कर रहे हैं तो मनफी निशानात की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जो जीरो के बाईं जानिब है। तो देखिए, इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले दो मुस्बत आदाद लेते हैं, मुस्बत 2 और मुस्बत 4। तो पहला उसूल क्या है हमारा, मुस्बत अदद की जमा मुस्बत आती है। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम पहली से 5वीं तक इसी तरह जमा करते आ रहे हैं। तो 2 और 4 मुस्बत 6। अब देखिए अददी खत के लिहाज से हम कैसे जमा करते हैं। मुस्बत 2 कहाँ है, ये है मुस्बत 2। इसमें जमा कितने करने हमको, मुस्बत 4। तो मुस्बत 4 जमा करने का मतलब होता है कि 4 इकाई फासला जमा करना। याद रखिए, मुस्बत 4 जमा करने का मतलब होता है 4 इकाई फासला जमा करना है मुस्बत 2 में। तो हम 4 इकाई फासला जमा करेंगे, 1 2 3 4। किस अदद पे पहुंचे हम, मुस्बत 6। तो ये मुस्बत 6 जो है हमारा जवाब सही है। अब देखिए दूसरी मिसाल, मुस्बत 3 में जमा करना है मुस्बत 5। मुस्बत आदाद की जमा मुस्बत आती है, तो 5 और 3 8, ये 8 लिख दिए हैं। अब अददी खत से समझते हैं हम, मुस्बत 3 यहाँ है, इसमें जमा करना है हमको मुस्बत 5, यानी 5 इकाई आगे जाके जमा करना है हमको। ये 1 इकाई 2 3 4 5 इकाई, क्या जवाब आया है, मुस्बत 8। ये है मुस्बत 8। तो ये पहला उसूल हो गया हमारा, मुस्बत आदाद की जमा मुस्बत आती है। दूसरा उसूल, मनफी आदाद की जमा मनफी आती है। ये भी बहुत आसान है। मनफी 2 में मनफी 4 जमा किए तो जवाब आया मनफी 6। यानी मनफी अदद की जमा करना है, 2 और 4 6, दोनों मनफी अदद है तो मनफी अलामत लगाएंगे। अब अददी खत पे देखिए, ये है मनफी 2, इसमें जमा करना है हमको मनफी 4। मनफी किस सिमत में आते हैं, बाईं जानिब, तो जमा करना है हमको मनफी 4। मनफी 4 है, इसलिए मनफी की सिमत कौन सी है, बाईं जानिब की, तो 4 इकाई बाईं जानिब हम बढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये 4 इकाई कितने आ गए यहाँ पर, मनफी 6। तो ये आ गया हमारा मनफी 6 जवाब। इसके बाद देखिए दूसरी मिसाल हम लेते हैं, मनफी 3 में जमा करते हैं मनफी 5। उसूल तो वही है, मनफी अदद की जमा मनफी आती है, तो 5 और 3 हो गए 8, तो मनफी अदद की जमा मनफी, तो मनफी लगा देंगे, मनफी 8। अब अददी खत से समझिए, ये है मनफी 3, इसमें जमा करना है मनफी 5, तो मनफी की सिमत में, बाई सिमत में जाना पड़ेगा, मनफी के सारे निशानात बाई सिमत में है, तो 5 इकाई हम बाई सिमत में बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 इकाई बढ़ गए हम, क्या जवाब आया, मनफी 8। ये देखिए मनफी 8। अब तीसरा उसूल भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर 3-4 मिसालों से समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया हूँ मनफी 2 में जमा करना है मुस्बत 4, तो 1 मनफी हो गया, 1 मुस्बत हो गया। तो देखिए अददी खत पर मनफी 2 कहाँ है, ये मनफी 2, इसमें कितने जमा करना है, मुस्बत 4। मुस्बत की सिमत किधर है, दाईं जानिब, तो दाईं जानिब की 4 इकाइयां हम इसमें जमा करेंगे, 1 2 3 4। कहाँ पहुंचे हम, मुस्बत 2 पर, तो यहाँ आ गया मुस्बत 2। अब अगर हम खत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जवाब कैसा लिखेंगे, तो हमें पता है कि एक मनफी अदद हो और एक मुस्बत अदद हो, दोनों की जमा करना हो तो उनका फर्क निकालते हैं। तो 2 और 4 में कितना फर्क है, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, तो 2 फर्क है। बड़ा दिखाई देने में बगैर अलामत का अदद कौन सा है, अलामत छुपा देते हैं, बगैर अलामत वाला 4 बड़ा अदद नजर आ रहा है, तो इसकी अलामत कौन सी है, 4 की मुस्बत है, तो मुस्बत 2 लिखेंगे हम। तो मुस्बत की अलामत नहीं भी लिखे तो चलता, मुस्बत 2 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मनफी रहा तो मनफी लिखना जरूरी है। देखिए दूसरी मिसाल, यहाँ मैं लेता हूँ मुस्बत 2 लेता हूँ और इसमें जमा करता हूँ मनफी 4। एक अदद मुस्बत हो गया और एक अदद मनफी हो गया, तो मैंने यहाँ पे मुस्बत 2 लिया हूँ, उसमें जमा कर रहा हूँ मनफी 4। अब अददी खत पे देखिए मुस्बत 2 कहाँ है, ये है मुस्बत 2, जमा करना है मनफी 4, तो मनफी की सिमत किधर है, बाईं जानिब है, तो बाईं जानिब ही हम बढ़ेंगे 4 इकाई, 1 2 3 4। कहाँ पहुंचे हम, मनफी 2 पर पहुंचे हैं, तो इसका जवाब है मनफी 2। अब इसके बाद में देखिए तीसरी मिसाल, क्योंकि अददी खत पर हम कम अदद लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ 10, बाईं तरफ 10, इससे हम जमा करना सीखते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े जब आदाद आते हैं तो आपको उसूल जुबानी याद रखना पड़ता है और उसी तरह उसकी जमा करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर
तीसरी मिसाल ले रहा हूं मैं, मस्बत 3 जमा मनफी 11। अब इसकी जमा करना है बगैर अददी खत के। हम कैसे जमा करेंगे? एक मस्बत है और एक मनफी है, तो मस्बत और मनफी आदत की जमा करते वक्त क्या करना है? उनका फर्क निकालना है। तो 11 और 3 में कितने अदद का फर्क है? तो 11 में से 3 तफरीक कीजिए, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, तो 8 का फर्क है, तो ये हम 8 लिख देंगे। अब किसकी अलामत लिखेंगे? तो बगैर अलामत वाला अदद देखेंगे हम कौन सा बड़ा है, तो अलामत छुपा देते हैं। बगैर अलामत वाला अदद कौन सा बड़ा है? 11। तो 11 की अलामत कौन सी है? मनफी, तो मनफी हम इसके साथ में जोड़ेंगे, तो मनफी 8 इसका जवाब आया। अब देखिए दूसरी मिसाल, अब मैंने पहला अदद मनफी 3 लिया हूं, इसमें जमा कर रहा हूं मस्बत 11। तो वही तरीका है, फर्क निकालेंगे हम। कितना फर्क है? 11 में से 3 निकालेंगे, 8 का फर्क है। अब फिर देखेंगे हम कि कौन सा अदद बगैर अलामत वाला बड़ा है, तो अलामतें छुपा दो। बड़ा अदद कौन सा है? 11 है। 11 की कौन सी अलामत है? मस्बत अलामत है, तो मस्बत 8 लिखेंगे हम। मस्बत 8 को हम 8 भी लिख सकते हैं। अब इसी दोनों मिसालों को हम अददी खत पे भी देख लेते हैं एक मर्तबा। मस्बत 3 देखिए, मस्बत 3 में मनफी 11 जमा करना है, यानी मनफी 11 इकाइयां जमा करना है, मनफी की सिमत की। तो मनफी की सिमत किधर है? बाई जानिब है, तो 11 इकाइयां आगे बढ़ेंगे। कहां से? मस्बत 3 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहां पहुंचे हम? मनफी 8 पर। देखिए हमारा जवाब मनफी 8 आया है। इसी तरह देखिए मनफी 3 में मस्बत 11 हम जमा कर रहे हैं, तो मनफी 3 यहाँ पर है, यहाँ से हम 11 इकाई मस्बत सिमत में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ पहुंचे हम? मस्बत 8 पे पहुंचे, तो हम लिखेंगे मस्बत 8। तो इस तरह जो है तो सही आदात के जमा के उसूल आपको याद रखना है। तफरीक के उसूल अलग होते हैं, ज़रब और तकसीम के उसूल अलग होते हैं, आपने उसे मिक्स करना नहीं है। अच्छी तरह ये उसूल जमा के याद कीजिए। और एक बात ख्याल रखिए कि बगैर अलामत वाला क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जैसे एक मिसाल हमारे पास में यहाँ है, मस्बत 3 और मनफी 11। अलामत मनफी 11 जो है ये अदद छोटा होता है और मुस्बत 3 बड़ा होता है, लेकिन हमें जो है तो बगैर अलामत वाला देखना है, तो बगैर अलामत वाला 11 बड़ा होता है। अगर वैसा देखते तो कौन सा अदद बड़ा रहता था? 3 बड़ा रहता था। तो 3 की अलामत मुस्बत है तो मुस्बत लगा देते थे हम। तो हमको बगैर अलामत वाला अदद देखना पड़ता है अलामत लगाने के लिए, अलामतें हटाकर कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 11 बड़ा है, इसलिए हमने 11 की अलामत जो मनफी थी वो मनफी यहाँ पर लगाए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में जमा के उसूल आ गए होंगे। आज हम सही आदात का छोटा बड़ापन मालूम करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें छोटे बड़े की अलामत जो होती है वो समझना है। जैसे हम जमा को देखते हैं तो पहचान लेते हैं जमा की अलामत है, तफरीक की अलामत है, ज़रब की अलामत है, तकसीम की अलामत है। इसी तरह छोटा बड़ा बताने के लिए भी हम अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने अलामत बनाया हूँ। अब यहाँ मैंने 2 अलामतें मुखालिफ सिमत में, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में बनाया हूं ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 अलामतों में नोक किधर है। दोनों अलामतों की नोक यहाँ है। असल में छोटे बड़े की अलामत एक नुक्ते से शुरू होती है। ये जो नुक्ता है इसको इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। यहाँ से ये अलामत शुरू होती है। इस तरह ये अलामत बनती है, एक लकीर ऊपर जा रही है और एक लकीर नीचे जा रही है। इस तरह ये अलामत बनती है। तो इब्तिदाई नुक्ता जो होता है यानी जहाँ से शुरुआत होती है वो हमेशा छोटे अदद से होती है। तो छोटा अदद कहाँ पर आएगा? इस इब्तिदाई नुक्ते के पास आएगा, यानी नोक के पास में हम छोटा अदद लिखेंगे और बड़ा अदद उसके सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो यहाँ मैंने बड़ा लिख दिया हूँ और इधर मैंने छोटा लिख दिया हूँ। अब अगर छोटा अदद इधर है और बड़ा अदद छोटे अदद के बाईं जानिब है तो हम इस तरह फिर इब्तिदाई नुक्ता किधर आएगा? छोटे अदद की तरफ आएगा और उसके दोनों जो लकीरें हैं वो बड़े अदद की तरफ रहेगी। तो सिर्फ इसमें एक बात याद रखिए आप कि हमेशा छोटे अदद की तरफ अलामत का इब्तिदाई नुक्ता होना चाहिए, जिसे आसान जुबान में हम समझेंगे कि नोक होना चाहिए। जब आपने छोटा पहचान लिए तो अलामत आप बना सकते हैं, चाहे छोटा दाईं जानिब आए चाहे छोटा बाएं जानिब आए, जिधर भी आएगा आप उधर पहला नुक्ता लगाकर इस तरह की अलामत बनाएंगे। एक बात और ख्याल रखिए आप, तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि छोटे बड़े की अलामत
और जाविये की अलामत में फर्क नहीं करते। तो ये फर्क भी आप समझ लो। यहाँ पर छोटे बड़े की अलामत तो आपने देखी अभी किस तरह बनती है। ये इब्तिदाई नुक्ता होता है, एक लकीर ऊपर जाती है, एक लकीर नीचे जाती है। जाविये की अलामत कैसी होती है? इस तरह इब्तिदाई नुक्ता होता है, इसका एक लकीर बिल्कुल सीधी होती है और दूसरी लकीर सीधी लकीर पे थोड़ी झुकी हुई होती है। तो ये हो गई जाविये की अलामत और ये हो गई छोटे बड़े की अलामत। ये दोनों में फर्क है, इसका ख्याल रखिए आप। अब हम देखते हैं अददी खत के जरिए हम छोटा बड़ा अदद कैसे पहचानते हैं। तो इसे ख्याल रखिए आप कि अददी खत पर हर अदद के दाईं जानिब वाला अदद बड़ा और बाईं जानिब वाला अदद छोटा होता है। दाईं जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ का, और बाईं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में। कोई भी अदद लीजिए, जैसे ये अददी खत आपके सामने है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये मस्बत 2 है। मस्बत 2 के दाईं जानिब का कोई भी अदद आएगा तो वो कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा, क्योंकि वो दाईं जानिब है। चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, 5 आए, 10 आए, 100 आए। अदद मुस्बत 2 के बाईं जानिब वाले अदद कैसे रहेंगे? 2 से छोटे रहेंगे, चाहे फिर वो मस्बत 1 हो, 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, -10 हो या -100 हो, सब इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। यानी अददी खत पर कोई भी अदद आप देखते हैं तो उसके दाईं तरफ वाला अदद बड़ा होता है और बाईं तरफ वाला अदद छोटा होता है। यानी सीधे हाथ के तरफ का अदद बड़ा होता है और उल्टे हाथ की तरफ का अदद छोटा होता है। अब यहाँ पर मैं -4 लेता हूँ। -4 से बड़े आदाद कौन से हैं? तो दाएं जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ के तमाम आदाद बड़े हैं। -3, -2, -1, 0, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5, ये सब अदद बड़े, चाहे कोई भी आ जाए इसमें से। और -4 से छोटे आदाद कौन से रहेंगे? जो लेफ्ट साइड में बाईं जानिब है, उल्टे हाथ की तरफ है। कौन से है? -5, -6, -7, -8, ये आदाद सब -4 से छोटे रहेंगे। तो इस तरह हम देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद छोटा है, कौन सा अदद बड़ा है। इसमें एक बात याद रख सकते हैं आप कि तमाम मस्बत आदाद मनफी आदाद से बड़े होते हैं। उल्टा अगर देखें हम तो तमाम मनफी आदाद मस्बत आदाद से छोटे होते हैं, ये याद रखिए। अब यहाँ पर चंद मिसालें मैं लेता हूँ जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने 5 लिया हूँ और दूसरी जानिब -5 है, तो 5 को अलामत नहीं है, यानी ये 5 कौन से है? मुस्बत 5। तो मस्बत 5 को अलामत नहीं है तो आपने समझ जाना चाहिए कि मस्बत अदद है। 5 कौन सा अदद है? मस्बत अदद है। तो मस्बत अदद के लिए मस्बत लगाना जरूरी नहीं है। समझने के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं मस्बत 5 और -5। कौन सा छोटा देखना है हमको, छोटे से आसानी हो जाती है आपको समझने में। तो हमने देखे थे कि तमाम मनफी आदाद मस्बत आदाद से छोटे होते हैं, तो इसमें -5 छोटा है। तो छोटे की तरफ इब्तिदाई नुक्ते से हम क्या बनाएंगे? छोटे बड़े की अलामत। इब्तिदाई नुक्ता, इस तरफ बड़ा अदद मुस्बत 5 है, इस तरफ 2 लकीरें आपको बनाना है। तो -5 छोटा है मुस्बत 5, और अगर इस तरह पढ़ना है तो मुस्बत 5 बड़ा है -5 से। इसी तरह देखिए दूसरी मिसाल, ये -4 और मुस्बत 5, इसमें कौन सा छोटा है? तो मनफी आदाद छोटे होते हैं, तो -4 इब्तिदाई नुक्ते से हम अलामत बनाएंगे -4 की तरफ। इस तरह इब्तिदाई नुक्ता -4 की तरफ लेंगे और इस तरह ये छोटे बड़ी की अलामत बनाएंगे। अब इसमें कौन सा छोटा रहेगा? तीसरी मिसाल में एक है 0 और दूसरा है -3। 0 के बाईं जानिब -3 आता है, यानी ये छोटा है, तो इधर हम इब्तिदाई नुक्ते से छोटे बड़ी की अलामत बनाएंगे। अब यहाँ पर 0 और मस्बत 3 है, तो यहाँ पर 0 छोटा रहेगा, मस्बत 3 बड़े रहेंगे। इसी तरह यह है 10 और 20, दोनों मस्बत है, इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो 10 छोटा है, 20 अदद बड़ा है, तो 10 की तरफ हम इब्तिदाई नुक्ते के जरिए छोटे बड़े की अलामत बनाएंगे। इस तरह अगर दोनों मनफी आदाद हों, जैसे -10 और -20, तो मनफी अदद जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो -10 के बाईं जानिब आता है, उल्टे हाथ की तरफ आता है, इसलिए यहाँ पर -10 ये बड़ा रहेगा और -20 ये छोटा रहेगा। तो इस तरह की अलामत लगाएंगे हम। इस मिसाल को अच्छे से समझने के लिए हम अददी खत का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम छोटे अदद लेते हैं क्योंकि हमारे अददी खत पर कम अदद लिखे हुए हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं -1 और -6। अब इसमें कौन सा छोटा अदद है? तो हम
अददी खत पे देखेंगे ये -1 है और -1 के बाई जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ -6 आ रहा है, तो बाएं हाथ के तरफ के आदाद छोटे होते हैं, तो -1 बड़ा हो गया और -6 छोटा हो गया। तो इस तरह -6 की तरफ हम इब्तिदाई नुक्ता लगा के इस तरह की अलामत बनाएंगे। इस तरह के नुक्ते लगाकर बनाने से आपको अलामत बनाने में आसानी जाएगी और आप फौरन बना सकेंगे। सिर्फ आप छोटे पर तवज्जो दीजिए कि छोटा कौन सा है, तो अलामत आप फौरन लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सही आदात की तफरीक करना सीखेंगे। इससे पहले हमने सही आदात की जमा करना सीखे थे, आज हम सही आदात की तफरीक करना सीखेंगे। तो सही आदात की जमा और तफरीक ये बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छी तरह जमा करना आ गई हो तो सही आदात की तफरीक भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि तफरीक के सवाल को हम जमा के सवाल ही में बदलते हैं। और जब वो जमा के सवाल में बदल जाता है तो हमें पहले से जमा करना आती है, इसलिए हम जमा कर सकते हैं। तो देखिए, सही आदात की तफरीक के लिए जो खास बात याद रखना है वो ये है कि किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना, यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाना। दोबारा सुनिए, किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाना। मिलाना यानी जमा करना। मतलब ये हो रहा कि तफरीक की बजाय हम जमा करेंगे, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां करके। क्या तब्दीली करेंगे हम? मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाएंगे। तो इसके लिए हमें मुतजाद अदद मालूम होना जरूरी है। जैसे उर्दू में जिद होती है ना, जैसे रात की जिद दिन, इसी तरह अददों की भी जिद होती है। उसी को हम मुतजाद आदाद कहते हैं और ये जिद अलामतों से जाहिर की जाती है। कैसे जाहिर की जाती है? अलामतों से। यानी अदद की जिद अगर बताना है या अदद का मुतजाद अदद बताना है तो अलामतों के जरिए बताए जाते हैं। जैसे मस्बत 1, इसकी जिद यानी इसका मुतजाद अदद -1 है। आसान, पहले मस्बत बोले थे, बाद में मुतजाद अदद के लिए मनफी लगा दी हमने, -1। अब अगर हम पहले -2 लेंगे, इसका मुतजाद अदद ये मनफी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? मस्बत 2 हो जाएगा। इसी तरह मस्बत 3, इसका मुतजाद अदद -3, -4, इसका मुतजाद अदद मस्बत 4। तो इसे कहा जाता है मुतजाद आदाद। कोई भी अदद आपको दिया जाता है, अगर वो मस्बत है तो उसे मनफी बना के लिख दो तो मुतजाद अदद हो जाएगा। और अगर मनफी दिया जाए, मनफी अदद दिया जाए, उसको उसका मुतजाद अदद लिखना है तो मस्बत में बदल दो। मस्बत है तो मनफी है, मनफी है तो मस्बत। अब हम चंद मिसालों के जरिए इस सवालात को हल करना सीखेंगे, सही आदात की तफरीक करना सीखेंगे। तो पहला मैं सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, -9 तफरीक -4। अब इसे हमें तफरीक करना है तो तफरीक के लिए क्या उसूल बताया गया है कि किसी अदद में से, तो यहाँ किसी अदद में से मतलब -9 में से दूसरा अदद तफरीक करना, यानी कौन सा अदद तफरीक करना? -4 तफरीक करना, यानी दूसरे अदद का मुतजाद अदद पहले अदद में मिलाना। अब ये -4 का मुतजाद अदद कौन सा रहेगा? मस्बत 4 रहेगा। तो जब मस्बत 4 हम यहाँ लिखेंगे तो मनफी की बजाय क्या करेंगे? मिलाना पड़ रहा है इसको, तो मनफी की जगह हम जमा कर देंगे। तो इस तरह देखिए, -9 तफरीक की बजाय हमने क्या कर दिए? जमा की अलामत लगा दिए। जब हम तफरीक की अलामत को बदलकर जमा की अलामत लगा देते हैं तो उसके बाद वाला अदद यानी -4 का मुतजाद अदद लिखना पड़ता है। तो -4 का मुतजाद अदद आसान है, मस्बत 4। अब ये सवाल को देखेंगे आप तो देखो, तफरीक का सवाल काय में बदल गया? जमा में बदल गया। और जमा हम इससे पहले सीख चुके हैं। अब हम इनकी जमा करेंगे, -9 जमा मस्बत 4। अब यहाँ देखेंगे कि एक अदद मनफी है और एक अदद मस्बत है। तो क्या उसूल था जमा करने में? सही आदात की जमा करते वक्त कौन सा उसूल इस्तेमाल किए थे हमने यहाँ पर? अगर एक मनफी अदद आ जाए और एक मस्बत अदद आ जाए तो क्या करते हैं? उसका फर्क निकालते हैं। क्या करते हैं? उसका फर्क निकालते हैं। कितना फर्क निकलेगा? 9 में से 4 गए, 5 बचे। कितना फर्क आ गया? 5। ये हमने 5 लिख दिए यहाँ पर। अब अलामत कौन सी लगाएंगे? मनफी लगाएंगे या मस्बत? तो बगैर अलामत वाला, यानी अलामत छुपा दो, -9 की मनफी अलामत छुपा दो, मुस्बत 4 की मुस्बत अलामत छुपा दो। अब कौन सा बड़ा अदद दिखाई देता है हमको? 9 दिखाई देता है। दिखाई देने में बड़ा कौन सा है? अब 9 है। 9 की कौन सी अलामत है? मनफी, तो मनफी अलामत लगाएंगे। तो इस तरह
इसका जवाब क्या आ गया, -5। इसी तरह एक और सवाल देखते हैं हम। आदाद यही लेते हैं आसानी के लिए। अब हमने -4 लिए, इसमें से तफरीक करना है -9। फिर -4 लिखे हमने, तफरीक की बजाय हम क्या करते हैं, सही आदाद की जमा करते हैं। तो ये तफरीक की अलामत को हमने काय में बदल दिया, जमा में बदल दिया। लेकिन हम जमा में बदलते हैं तो उसके बाद वाले अदद में क्या फर्क पड़ता है, उसका मुतजाद अदद लिखना पड़ता है, उसकी जिद लिखना पड़ती है उस अदद की। तो -9 की जिद कितनी हुई, मस्बत 9। तो ये मस्बत 9 लिखे हमने। अब ये तफरीक का सवाल हमारा कौन से सवाल में बदल गया, जमा के सवाल में बदल गया। अब हम इसकी जमा करेंगे तो -4 जमा मुस्बत 9, -4 जमा मस्बत 9। कितना फर्क है, एक मनफी एक मस्बत है, तो कितना फर्क आएगा इसमें, तफरीक करेंगे हम, 9 में से 4 गए 5, 5 का फर्क है तो 5 जवाब आएगा हमारा, 5 लिखेंगे। अब रहा अलामत किसकी लगाएंगे, तो जो बड़ा अदद दिखाई देता है बगैर अलामत वाला, उसकी अलामत लगाएंगे हम। तो बगैर अलामत वाला ये -4 का मनफी छुपा दो, मुस्बत 9 का मुस्बत छुपा दो। बड़ा अदद कौन सा दिख रहा है, 9। 9 में 9 की अलामत कौन सी है, मस्बत, तो मस्बत 5 लिखेंगे हम। अलामत कौन सी लगाएंगे, मस्बत। इसके बाद और एक मिसाल समझ लेते हैं। यहाँ पे लिए हमने मस्बत 9 में से तफरीक करना है मस्बत 4। अब ये सादा सा हिसाब है जैसे हम पहली दूसरी तीसरी में करते हैं। 9 में से तफरीक करो 4, जवाब आएगा 5। लेकिन हमको हमारे सही आदाद के उसूल के तरीके से हम करेंगे। तो मस्बत 9 हम जिसकी अलामत अगर नहीं भी लिखे चलता है, नीचे मैंने सिर्फ 9 लिखा हूँ। तफरीक के सवाल को हम बदल देंगे काय में, जमा में बदल देंगे। ये जमा में हमने बदल दिए। लेकिन जैसे ही हम तफरीक की अलामत को जमा में बदलते हैं तो तफरीक की अलामत का बाद वाला जो अदद है मस्बत 4, इसका मुतजाद अदद लिखते हैं। तो मस्बत 4 का मुतजाद अदद -4 हो गया। अब सवाल जमा का बन गया हमारा, 9 जमा -4। तो एक अदद फिर मस्बत है और दूसरा मनफी है। फिर फर्क निकालेंगे हम, 9 में से 4 गए, 5 अदद का फर्क है, 5 हम लिख देंगे। अब रहा अलामत का सवाल, अलामत कौन सी लगाएंगे, तो जो बगैर अलामत का दिखाई देने में बड़ा अदद होता है उसकी अलामत लगाते हैं। तो ये 9 है और ये 4 है, बगैर अलामत के हम पढ़ेंगे इसको। तो 9 बड़ा है और ये 9 मस्बत है, इसलिए हम मस्बत 5 जवाब लिखेंगे। एक और मिसाल ले लेते हैं। ये हर तरह की मिसालें आ गई है। अब इसके बाद में क्या होगा, सिर्फ अलामतें बदलेंगी, आदाद बदलेंगे और तरीका यही रहेगा। तो एक मिसाल और समझ लेते हैं हम। मस्बत 9 में से तफरीक करना है -4। मस्बत 9 जैसे कि वैसे लिखे हमने। तफरीक की बजाय हम जमा में बदल दे रहे सवाल को, तो तफरीक की बजाय हमने जमा लिख दिए। लेकिन जैसे ही हम जमा लिखते हैं तो तफरीक के बाद वाला जो अदद -4 है उसको भी बदलना पड़ता है। उसे काय में बदलते हैं हम, उसका मुतजाद अदद लिखते हैं। -4 है तो मस्बत 4 लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने मस्बत 4। अब ये जमा का सवाल बन गया। अब जमा हम करना सीख चुके हैं। तो 9 जमा 4, 9 जमा 4 कितने होते हैं, 13। तो ये हमारा जवाब आ गया मस्बत 13, क्योंकि दोनों मस्बत है तो मस्बत 13। और अगर मनफी आ जाए, इसमें दोनों मनफी वाली मिसाल नहीं आई है, अगर दोनों मनफी आ जाए तो जवाब मनफी आएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।